तो जैसा कि यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स को अब कुछ ही दिन रह गए हैं और मैंने यूपी पीसीएस 2023 में सिलेक्शन भी लिया और जिस साल सिलेक्शन लिया उस साल मेरा प्री में स्कोर भी काफ़ी अच्छा था। तो क्या ऐसी चीज़ें थी जिसने मुझे वर्क किया अपने लास्ट मिनट रिवीजन में? क्या वो एरियाज़ थे जिनको मैंने अपने लास्ट मिनट इन रिवीजन में इंश्योर किया कि वो एरियाज़ मुझसे ना चूकें और कहीं न कहीं वो मुझे एक पैटर्न ड्रॉ किया। आज मैं आपसे वही पैटर्न शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे भी कि जिनने इस एनालिसिस को कर रखा होगा और उनको ये यकीन मानिए उनको इससे बेनिफिट भी हुआ होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ये एनालिसिस खुद से ड्रॉ नहीं कर पाते, उन्हें लगता है कि अब आखिरी में क्या रिवाइज करें क्या नहीं करें। तो ये वीडियोस ऐसे उन सभी बच्चों के लिए है ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि किन पहलू पे हमें ध्यान देना है, लास्ट मोमेंट रिवीजन में किन चीज़ों को देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सो दैट वो प्री के अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कुछ ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने एक ड्रॉ किया था रफ, उससे आप देखिए करंट के क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आप निकालें तो 25 के आसपास रहते हैं। नेक्स्ट वेटेज आता है हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद है आपका ये कुछ पॉलिटी का, देन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन एक 2022 ही था जिसमें काफी ज्यादा हो गए थे, वरना इन जनरल आप देखें तो 15 ऑन एन एवरेज आप मान के चल सकते हैं। साइंस के क्वेश्चंस लगभग कांस्टेंट होते हैं। इकोनॉमी यूपी स्पेशल पहले बहुत होते थे, अब काफी कम क्वेश्चंस हो गए। करंट ओरिएंटेड अगर इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव माने तो कुछ क्वेश्चंस रह गए और फिर होते हैं कुछ मिसलेनियस। तो ये उसका एक ग्राफ भी है, आप देखें क्वेश्चंस का, तो यूपी स्पेसिफिक के क्वेश्चंस काफी घट गए हैं जो पहले आते थे। ऑन द अदर हैंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत हैं। उससे आपको एक ये आइडिया ड्रॉ हो रहा होगा कि आपके अभी के रिवीजन में करंट अफेयर्स का मैक्सिमम रिवीजन होना चाहिए। और उसके अलावा स्टैटिक सब्जेक्ट में अगर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, इन चार में अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा, क्योंकि अगर इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आते हैं तो आप उस पे करेक्ट करते हैं और करंट के क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं तो आप कट ऑफ कहीं ना कहीं रीच जरूर करेंगे। देखिए ये मैंने कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनको आपको लास्ट मिनट में रिवाइज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत है, हम करंट अफेयर्स से ही चलते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जितने भी नेशनल रिपोर्ट्स या फिर इंडाइसेस आते हैं जो पेपर में आई भी हुई हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जेंडर गैप, प्रेस फ्रीडम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हंगर, तो जो भी रेप्यूटेड रिपोर्ट्स हैं, या तो वर्ल्ड बैंक ने दी है, यूएन ने दी है, यूएन की किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, आईएमएफ ने दी है, ऐसी ही रिपोर्ट्स आती हैं। तो एक टॉपिक जो आपको रिवीजन करना है वो है रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस। उसमें आपको क्या रिवाइज करना है, वो रिपोर्ट्स जो किसी एक स्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ने दी है। कोई भी ऐसी प्राइवेट रिपोर्ट्स या कोई एनजीओ बेसिस में आई है, इनको अवॉइड करें रिवाइज करने में। इंडेक्सेस जब आप कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या याद रखना है कि फर्स्ट रैंक किसकी है, इंडिया की रैंक किसकी है, कितनी है, और इंडिया की लास्ट ईयर रैंक कितनी थी। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। और हाँ, अगर किसी रिपोर्ट में थीम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एसडीआई रिपोर्ट जो इस ईयर की है उसमें थीम भी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या थीम है। तो ये चार एस्पेक्ट्स आपको याद रखने हैं रिपोर्ट्स में, बस, दैट टू सिर्फ एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। अगला आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। देखिए दो पार्ट है, गवर्नमेंट स्कीम्स और फ्लैगशिप स्कीम। कोई भी फ्लैगशिप स्कीम इस साल में आई है, फॉर एग्जाम्पल हमने बजट में पढ़ी है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि यूपी गवर्नमेंट की आई है बफर में सफर, ठीक है। तो ऐसी जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स में भी क्या याद रखना है आपको, डेट, किस दिन पे आई हुई है स्कीम, ऑब्जेक्टिव, और अगर कोई स्कीम हॉलिस्टिक नहीं लग रही है, पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं लग रही है, या तो फिर कितने डिस्ट्रिक्ट्स में लग रही है, क्या पर्टिकुलर किसी रीजन के लिए आई है या होलिस्टिक, तो पर्टिकुलर रीजन। और अगर यूनियन की है तो मिनिस्ट्री, ठीक है। तो ये चार एस्पेक्ट्स अगर आपको याद हैं फ्लैगशिप स्कीम में, आपका फ्लैगशिप स्कीम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा जो मैंने एस्पेक्ट रखा है वो है गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो 2014 से लेकर अब तक, आप क्वेश्चंस भी देखिए, देखिए किसान सम्मान, किसान सम्मान कोविड के टाइम की स्कीम्स है, ठीक है। देन टू 2023 में देखिए
डिजिटल भारत मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल, ये भी पोस्ट कोविड 2020, जल जीवन, उज्ज्वला, ठीक है। आप स्कीम्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिस साल पे जो आई है वही स्कीम पूछा है, और पिछले साल तो स्कीम्स की क्रोनोलॉजी लगाने को 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे। तो 2014 से लेकर अब तक की जो स्कीम्स हैं, कुछ निमोनिक बना के किसी तरीके से इन स्कीम्स को आप कवर करिए, ताकि अगर क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आए तो यहाँ से गलत नहीं हो। इन स्कीम से ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस कम है। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन फ्लैगशिप से आएंगे, और जो रीसेंट फ्लैगशिप से और गवर्नमेंट स्कीम से जो है मोस्टली क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आएगा कि आप लगाइए कि कौन सी स्कीम कब आई थी, तो आप उस एस्पेक्ट से इसको पढ़ें। तो ये हो गए दोनों एस्पेक्ट्स। अब है कमिटीज। देखिए, कोई भी नई कमिटी अभी बनती है, जैसे 15 फाइनेंस कमीशन जब बनी थी तो उसका क्वेश्चन था, अभी 16 फाइनेंस कमीशन बनी हुई है तो उससे एक क्वेश्चन आने का चांस है। फिर जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उस पे क्वेश्चन आए। इस तरीके से कोई भी ऐसी नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट कमिटी बनी है उससे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। और सिमिलर देखिए, बिमल जलान हो गए, अशोक दलवाई हो गई, बहुत सारी, जैसे जो पीजे नायक कमिटी बनी थी हमारी बेड बैंक्स वगैरह को देखने के लिए, डायरेक्ट टैक्स के लिए बनी हुई है चिलैया कमिटी। तो जब भी कोई ऐसी फ्लैगशिप कमिटी बनी हुई है हॉलिस्टिक नेशनल लेवल पे, उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप मेक श्योर करिए सरकारिया पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसी कुछ स्कीम्स जो हैं, और इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट ओरिएंटेड देखें, कुछ क्लासिक स्कीम्स भी हैं जो पहले से चली आ रही, आज भी इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्कीम्स को आइडेंटिफाई करिए, और करंट की नेशनल इवेंट्स की, जैसे मैंने बताया 16 फाइनेंस कमीशन, तो 2 भाग में बांटकर इस तरीके से आप स्कीम्स के नोट्स बनाइए। और कुछ नहीं, कमिटी में सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रखना है वो है कमिटी किसने चेयर की है और क्या ऑब्जेक्टिव है। इससे ज्यादा उसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लगभग यहां से फैक्चुअल बनता है, तो आप बस इतना ही अपने रिवीजन में रखिए। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल समिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अगेन इंटरनेशनल समिट्स 2 तरीके से हम डिवाइड करेंगे। एक वो समिट्स होंगी जो इंडिया में हुई हैं, और दूसरी वो है जो कि बाहर हुई है लेकिन इंडिया भी उसका मेंबर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ब्रिक्स, बिम्स्टेक, एससीओ, ये सारी ही इंपॉर्टेंट समिट्स हैं जो कि बाहर हुई हैं और इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, ठीक है। तो इस तरीके की जो बाहर फ्लैगशिप कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं जिसमें इंडिया की भी साझेदारी है या भागीदारी है, उन स्कीम्स को पढ़ना है। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, सॉरी, उन ऑर्गेनाइजेशंस को या समिट्स को पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन के आपको मेंबर पता होना चाहिए। फिर अगर किसी में कोई न्यू मेंबर ऐड हुआ है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ अगर डिक्लेरेशन साइन हुआ है या फिर इस तरीके का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन आया है तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई थीम है वो पता होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर उसमें बहुत सारे 10 डॉक्यूमेंट्स में बात हुई है कि एनर्जी सिक्योरिटी करेंगे, ग्लोबली टेररिज्म के में बातें करेंगे, तो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। अगर क्वेश्चन में आएगा भी तो आप देख के टिक कर देंगे। जो याद रखने वाली चीजें हैं वो ये हैं। उसके बाद आती हैं जो इंडिया लेवल पे हुई। तो उसमें देखिए, इंडिया में जो समिट्स हुई हैं, इंटरनेशनल समिट्स इन इंडिया, उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे फर्स्ट चीज है कि इंडिया में हुई है तो कहाँ, प्लेस, ठीक है। क्या स्कीम दिल्ली में हुई है, किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुई है, सेंट्रल इंडिया में हुई, कहाँ हुई है, ये याद रखिए। दूसरी चीज है कि इंडिया उसका चेयर या वाइस चेयर रहा है, क्या इंडिया उसको चेयर कर रहा है या वाइस चेयर कर रहा है, और क्या पहले भी कर चुका है। एक पॉइंट ये भी बनता है कि फर्स्ट टाइम इट इज चेयरिंग, जो क्या पहले भी कर चुका है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा थीम, यहाँ पे भी देखिए, प्रैक्टिकली बहुत पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी थीम्स याद रखें, लेकिन एक चीज होती है कि आप याद कर ले कि वो थीम किस बारे में कहना चाह रही है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट हुई तो उसमें क्या बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप करनी है, पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके थीम है। अब देखिए, आपको इतना भी याद है तो वहां कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन, आपके सामने आंसर है, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो थीम जब मैं बोलती हूँ तो ये मतलब नहीं है कि आप वर्ड बाय वर्ड याद रखें, आप कुछ कीवर्ड्स उसमें से एक्सट्रैक्ट करिए कि मैं ये देख के पहचान जाऊंगा कि ये थीम इस समिट से या मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इस इंडेक्स से रिलेटेड है, और इस तरीके से करके आप थीम को पढ़िए। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है साइंस एंड टेक एंड डिफेंस। देखिए इसका जो रेशियो है वो अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है डिफेंस का। पिछले साल के ही पेपर में अगर देखा जाए तो साइंस एंड टेक और डिफेंस के क्वेश्चन ज्यादा थे। पहले साइंस में जो स्टैटिक साइंस होती थी जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इससे क्वेश्चंस आते थे, बट अब देखे जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्वेश्चन बढ़े हैं। इसीलिए स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में जो जो चीजें यूज की गई हैं, ठीक है, चाहे वो रफेल हो चाहे हैमर हो, तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। और इनके बारे में देखिए जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन पढ़ना है यहाँ पे। जैसे पिछली बार ही क्वेश्चन आ गया था ल्यूपेक्स में कि कौन सा पार्ट इंडिया बना रहा है, कौन सा जापान। तो इस तरीके से थोड़ा स्पेसिफिकेशन पे आपको ध्यान देना है जब ये आता है इसके बारे में। उसके अलावा अगर कोई ऐसा ड्रोन टेक्नोलॉजी में हमने काम किया है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, तो स्पेस मिशन जितने भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि निसार हो गया, चंद्रयान हो गया, देन उसके बाद अभी शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4। तो इस तरीके से जो भी ऐसे इसकी मिशंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट मिशंस हुए हैं, और इनमें भी आपको यही याद रखना है मिशन कब हुआ है, क्या उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए आ रहा। अब मान लो अगर आपको कोई भी नाम एक्सियोम 4 लिख के आ जाए, और एक चीज और आपको जो याद रखना है कि वो किस रॉकेट से गया है, क्या उसमें यूज हुआ है, पीएसएलवी यूज हुआ है, लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज हुआ है, वो भी याद रखिएगा। जैसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 100th वाला जो फेल हो गया था उसके लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था। तो ये ही 4-5 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको साइंस के स्पेस वाले पोर्शन में पढ़ना है। टेक्नोलॉजी में जो देखना है वो क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे, मोस्टली डिफेंस टेक्नोलॉजी में। आप एनालिसिस भी देखिए, चंद्रयान 3 पे क्वेश्चन है, आईएनएस विक्रांत पे, आईएनएस के पूरे आपको 5-6 पता होना चाहिए जितने भी हैं, कावेरी, ठीक है, करनाला, अर्नाला, कलवरी, जो भी है। प्रोजेक्ट 17 के अंदर हम कौन कौन से आईएनएस के बनाते हैं उसके बारे में, तो ये सब क्वेश्चन है। देखिए एंटी सैटेलाइट ए सेट लॉन्च हुआ था तो उस पर क्वेश्चन आ गया। तो डीआरडीओ का भी अगर कुछ इस ईयर में लॉन्च है, ठीक है, एक इसरो के एस्पेक्ट से हमने स्पेस मिशन देख लिए, और डीआरडीओ के एस्पेक्ट से अगर उसने कुछ ड्रोन बनाया है या फिर कुछ इस तरीके से आपको कुछ समझ में आ रहा है, उस बारे में पढ़ना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई एक स्पेस लेड, और मतलब स्पेस लेड कोई भी एक रिसर्च के लिए प्लेस बनी है या फिर कोई लैब बना है, ठीक है, या फिर अभी हमने देखा कि एक रॉकेट लॉन्च किया गया है कुशीनगर से, कुशीनगर यूपी में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आए। अब बस ये है कि हम इतना याद कर लेते हैं कि कुशीनगर में हुआ है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लीजिए कि क्या था, कौन सी डेट थी। तो क्योंकि हो सकता है जैसे पिछले साल 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो फिर हमें यहाँ पे रिग्रेट होता है कि यार हमें हाफ इन्फॉर्मेशन पता है फिर भी हम सही नहीं कर पा रहे। तो इतने एस्पेक्ट्स अगर आपने कर लिए तो साइंस में आपको और कुछ नहीं पढ़ना, और आपको ऐसे बहुत मिसलेनियस दिखेंगे कि कुछ किसी रैंडम प्राइवेट प्लेयर ने कुछ लॉन्च किया है, प्राइवेट स्पेस मिशन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो पढ़ सकते हैं, बट ऐसे छोटे छोटे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, उसके आने के चांसेस कम है। ये रिवीजन टाइम है, इसलिए मैं आपको वही चीजें सजेस्ट करी हूँ जिसको मैक्सिमम रिवीजन से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स एंड स्पोर्ट्स। अब देखिए अवार्ड्स में जो अवार्ड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें वो अवार्ड्स देखने हैं जो इंटरनेशनली और नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। फॉर एग्जांपल बुकर, इंटरनेशनल बुकर, नोबेल प्राइज, ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गए। तो इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं आपको ऐसे ही अवार्ड्स पढ़ने हैं। देन एबल हो गया, जैसे नोबेल आता है वैसे एबल प्राइज मिलता है। फिर अगर एनवायरनमेंट के लिए कोई अवार्ड मिला हुआ है जैसे टाइलर अवार्ड होता है, वो हो गया, ठीक है। पेन पिंजर है, पुलिट्जर है और प्रिट्जर है, ये सब अपने अपने फील्ड के एक तरीके से हाईएस्ट अवार्ड हैं। तो इस तरीके के जो अवार्ड्स हैं आपको वही रटने हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत रैंडम रैंडम किसी ने अवार्ड दिया है तो उनको भी आप रटने लग जाएं। देन है नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट्स। देखिए अपॉइंटमेंट्स भी की पोजीशंस में बहुत ज्यादा सेक्रेटरीज रटने की जरूरत नहीं है, बट हाँ जैसे ऑपरेशन सिंदूर के कारण कहीं ना कहीं फॉरेन सेक्रेटरी का बहुत रोल था तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और अपॉइंटमेंट्स में जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हुए स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हुए हैं या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी में हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे
फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के चेयरमैन हुए। इसी तरीके से अगर यूपी स्पेसिफिक भी कोई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं नए तो उनको पढ़ना। जैसे यूपी का हमने देखा है कि वुमेन कमीशन में अभी बबीता चौहान जी अपॉइंट हुई हैं, तो इस तरीके के जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको पढ़ना है, सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज नहीं पढ़ना। उसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि एनएचआरसी का चेयरमैन अपॉइंट हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 16th फाइनेंस कमीशन अपॉइंट हुई है। तो जो अभी के ऐसे अपॉइंटमेंट्स हैं इनको याद रखिए, बहुत ज्यादा इसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। और स्पोर्ट्स, देखिए स्पोर्ट्स भी ऐसा सेगमेंट है कि जिसकी न्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस भी कम आते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक आध क्वेश्चन होता है। तो स्पोर्ट्स में अगर मैं क्वेश्चन भी देखूं तो एक हो गया हमारा क्रिकेट, दूसरा हो गया विंबलडन, तीसरा है आपका ओलंपिक्स, और तीसरा है, फोर्थ होता है इंडियन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट। इंडियंस ने अगर कोई अचीवमेंट की है किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले से क्रिकेट में देखा तो वर्ल्ड कप हो गया, या तो 2020 वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, इसमें मैन ऑफ द मैच कौन, मैन ऑफ द सीरीज कौन, किसको मिला है। और एक हॉकी, क्योंकि इस बार हॉकी के बहुत सारे गेम्स इंडिया में हुए हैं तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा विंबलडन में आपको पता है यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, इनके बारे में कौन विनर था बोथ वुमेन कैटेगरी में और मेन कैटेगरी में, इसको याद रखना है। देन ओलंपिक्स, ऑल्दो ओलंपिक्स हुए टाइम हो गया लेकिन ओलंपिक का क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। ओलंपिक में बहुत ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट इंडिया के कितने मेडल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियंस में जैसे ओलंपिक्स में तो 6 ही लोग हैं तो आप याद रख सकते हैं कि किसका कौन सा एरिया था। पैरा ओलंपिक्स में भी यूपी के कौन से प्लेयर रहे, जैसे कि प्रवीण कुमार रहे, तो इस तरीके से आप याद रखिए। देन उसके बाद है इंडियन अचीवमेंट। देखिए कोई ऐसा गेम है जिसमें अगर इंडियन ने पहली बार कुछ ऐसा अर्जित किया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, गुकेश के कारण चेस, तो ये हो गया। और अभी फाइड में कौन सी एक फिडे में वुमेन जीती है आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो वो हो गया इंडियन अचीवमेंट। ऐसे कोई भी स्पोर्ट होगा जिसमें हम देखेंगे कि 36 ईयर में पहली बार इंडिया को कोई अवार्ड मिला है, ऐसा कुछ होता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जो भी उसके अलावा एक बचता है खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में भी आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले मैस्कॉट, दूसरा कितनी टीम्स पार्टिसिपेट की, कौन सी टीम फर्स्ट थी और यूपी की क्या पोजीशन थी, बस 4 चीज आपको याद रखनी है। और जहां हम अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें एक चीज मिस हो गया, वो है अपॉइंटमेंट्स में याद करते समय है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्रीज। देखिए बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं और हम लगातार देख रहे हैं इससे एक क्वेश्चन आता है। तो इवन दो ये टफ टू क्रैक है कि बहुत सारे फॉरेन नाम हैं याद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ निमोनिक बना के आप याद करिए, क्योंकि आप देखिए हर साल इससे एक क्वेश्चन आता है। एक एक क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज वो एक क्वेश्चन ही है, कहीं ना कहीं किसी को लिस्ट से बाहर भी कर देता है। इसलिए जब आपको पता है कि जिस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है तो चाहे उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उसको आप जरूर इंश्योर करिए। अगला चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ में। हिस्ट्री में देखिए प्री हिस्टोरिक में देखा जाए तो थोड़ा सा स्टोन एज, इस पे साइट्स पे काम करना है कि कौन सी साइट पे क्या मिला है, और सिमिलर हड़प्पा में भी साइट और उसमें क्या मिला है। स्पेशली यूपी की साइट्स आपको पता होना चाहिए, हमें सिर्फ आलमगीरपुर याद रहती है। हुलास इज ऑल्सो इन यूपी, मंडी इज इन यूपी। तो इस तरीके से आपको साइट्स पे ज्यादा यहाँ पे काम करना है। देन मॉडर्न टू गुप्ता एज आता है, इस पे 2-3 चीजें, एक है क्रोनोलॉजी, किस राजा के बाद कौन सा आया है, दूसरा बुद्धिज्म पे क्वेश्चन बन जाता है अशोक के कारण, और जब बुद्धिज्म आता है तो बुद्धिज्म में यहाँ उसकी काउंसिल, काउंसिल को किसने चेयर किया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। देन आ जाते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स, मेघास्तनी से शुरू किया जाए तो यहाँ से फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं। तो हर डायनेस्टी को जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक क्रोनोलॉजी, कौन फर्स्ट था कौन लास्ट था, बीच में जो इंपॉर्टेंट थे, अगर इतना भी याद रहे तो क्रोनोलॉजी सेट करते समय हेल्प मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल सेन डायनेस्टी का आया था, अगर उसमें ये भी पता होता कि लक्ष्मण सेन आखिरी है तो भी उस क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था, ठीक है। तो ये हो गया कि आपको क्रोनोलॉजी हो गया, देन फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए, और कुछ टर्मिनोलॉजी,
इस पे ध्यान देना है। देखिए यूपीपीसीएस में इससे ज्यादा आपको एंशिएंट में क्वेश्चंस देखने नहीं मिलते, टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन बहुत आता है। फॉर एग्जांपल जैसे गुप्ता के समय अग्रहार देख लिया, तो इस तरीके की टर्मिनोलॉजीज में आपको यहाँ से हिस्ट्री में काम करना है। सेम चीज रहेगी कि आप गुप्ता पीरियड में भी देखें तो देखा है हमने कि फाहीन पिछली बार तो अरेंज करने को ही आ गया था, हुएन सेंग फाहीन। तो इस तरीके से आपको अगर फॉरेन ट्रैवलर्स पता होंगे, क्रोनोलॉजी का बेसिक आइडिया होगा, टर्मिनोलॉजीज, तीन चीज आपको रिवाइज करते जाना है जब आप अपना रिवीजन शेड्यूल में इसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद आता है मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड में भी मैं दो ही चीज सजेस्ट करूंगी, वन इज टर्म्स और दूसरा है क्रोनोलॉजी। और थोड़ा सा मिडिवल पे आके आ जाता है आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, देखिए मिडिवल के आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है। एक तो मैंने बता दिया कि आपको टर्म्स पता होना चाहिए, मिडिवल में भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो क्वेश्चन पे पूछ लिए जाते हैं। दूसरा है क्रोनोलॉजी, कि भाई दिल्ली सल्तनत में मान लो अगर आ जाता है कि लोदीस, तो लोदीस में कौन कौन से रूलर थे, हो सकता है उसको लगाने को आ जाए, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दूसरा आर्ट एंड कल्चर, देखिए पेंटिंग किसके टाइम पे फ्लरिश की, अकबर के टाइम कौन सा पेंटर था, जहांगीर के समय कौन सा पेंटर था, पूछ लेगा कुवातुल इस्लाम मॉस्क किसके समय पे बनी है, 2.5 दिन का झोपड़ा कब बना है, सीरी फोर्ट कब बना है। और तीसरी चीज है, यहाँ पे आके आ जाता है ओवरऑल भी अगर देखा जाए एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न में, तो वो है लिटरेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको हर साल इस पे क्वेश्चन देखने मिलेगा कि किसने कौन सी किताब लिखी है। तो आप एक साइड पे जब भी आपको ज्यादा हो, तो आप जब रिवाइज कर रहे हैं इंश्योर करते जाइए कि जितने लिटरेचर आए सारे एक पेज पे लिखते जाएं, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो, और आखिरी में एक साथ उसको बार बार पढ़िए। लिटरेचर से क्वेश्चन आप देखिए आता ही है, पूछ लेगा कि मृच्छकटिकम किसने लिखी है, या फिर अर्थशास्त्र किसने लिखी है, मालविकाग्निमित्रम किसकी लिखी हुई बुक है। तो ये लिटरेचर के क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको यहाँ एस्पेक्ट्स बता दिए कि किन किन एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है अपने लास्ट रिवीजन में। बार बार बोल रही हूँ कि ये वही नहीं है कि बस हाँ इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये वो चीजें आइडेंटिफाई की गई थी मेरे द्वारा पेपर देते समय भी, और इसने मुझे हेल्प भी किया कि हाँ अगर ये करके जाएंगे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप देखिए लास्ट मोमेंट में सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप तो फिर आप वही करिए ना कि जो चीज आप वो रिवाइज करें जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे के जाए, और वही मेरा कोशिश है यहाँ आपको समझाने की। ठीक है, देन आता है कि आपका फ्रीडम मूवमेंट्स। फ्रीडम मूवमेंट जब आता है, जहां से मॉडर्न इंडिया शुरू होती है, उस पे एक तो हो गए आपके जितने भी की मूवमेंट्स हैं, एक हो गया आपका आईएनसी के सेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीडीएम कब हुआ, एनसीएम कब हुआ, उनको क्रोनोलॉजी को लगाने को कौन किसके बाद आया। स्पेशली जो आखिरी में आप देखेंगे कि 40s में 40 से लेकर 47 तक डेट्स का बहुत महत्व है। डिलीवरेंस डेट कब था, डायरेक्ट एक्शन डे कब था, किस दिन ऐसा हुआ था कि हमारा जो मॉन्टेगू चैम्प्स फॉर रिफॉर्म है वो कब आया, मॉन्टेगू स्टेटमेंट कब आया। ये तो चलिए 17-19 की बात हो गई, बट अगर 40 के बाद भी देखा जाए तो माउंट बैटन प्लान किस दिन आया, कौन सी डेट डिक्लेयर की गई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस की, किस दिन हमें आजादी मिली। तो ऐसे वहां पे बहुत सारी डेट्स हैं छोटी छोटी, और वहां पे ही आप देखिए क्रोनोलॉजी पे क्वेश्चन आता है। तो इधर पे देखी जाए तो बहुत ज्यादा आपको घुसना नहीं है अंदर की एनसीएम के अंदर क्या क्या हुआ था, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना है कि कब हुआ था और कौन से लीडर्स थे उसमें। अगर आप लीडर्स याद रखेंगे तो उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन आता है आपका आईएनसी सेशंस। आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन, उसको किसने चेयर किया था, कौन सा ईयर था और क्या काम हुआ है, ये 4-5 चीज। पूर्ण स्वराज तो पता नहीं कितने बार पूछा होगा, तो इसलिए वो है। देन आता है आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स। देखिए रिफॉर्म मूवमेंट्स में राजा राममोहन रॉय के बारे में, या आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मिशन, ये सब जो ऐसे मूवमेंट्स हैं, इनमें भी आपको बेसिक ये याद रखना है कि एक तो ईयर याद रखना है इनके। अब ये मूवमेंट्स हो चाहे पे इस तरीके के या फिर पीजेंट मूवमेंट्स हो या ट्राइबल मूवमेंट्स हो, इन सब में जो आपको याद रखना है, एक चीज है ईयर, दूसरा है उसका लीडर। ठीक है, तो ये दो चीज मेन है जो आपको याद रखनी है। लगभग क्वेश्चन यही आता है। सिमिलरली आप मॉडर्न में जब देख रहे थे तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, है ना, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाई, 1866 में बनाई। इसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ईयर और किसने बनाया है ये आपको
इंश्योर करना है, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखिए बहुत ज्यादा रोल अगर देखा जाए तो मिडिवल का ही है, जैसे मैंने बताया था कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो गए, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ अजंता से सांची से पूछ लेगा। टेम्पल आर्किटेक्चर में कुछ पूछना होगा तो नगर स्टाइल या विजयनगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो यही कुछ एरियाज हैं जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। और इतना ही आप आर्ट एंड कल्चर में देखिए, बहुत ज्यादा डीप डाइव इन मत करिए कि अब जैसे हड़प्पा में जैसे हम पढ़ते हैं जब साइट्स, तो साइट्स में हम पढ़ लेते हैं कि किस पे कौन सी मिली है, तो कहीं ना कहीं उसका आर्ट एंड कल्चर वहीं कवर हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो इसी तरीके का आर्ट एंड कल्चर है जो थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जीआई टैग, देखिए जीआई टैग हो गया, और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगी ओडीओपी। ओडीओपी को बहुत ज्यादा याद करिएगा, इस बार 12 ओडीओपी जो है नए मिले हैं, बहुत हद तक चांस है कि एक क्वेश्चन आप ओडीओपी से देख लेंगे। देन ये देखिए कथक, क्योंकि यूपी ओरिजिन था तो इधर से क्वेश्चन आने का चांस बनता है। एंड देन फोक डांस, अब यूपी के क्वेश्चन आना बंद हो गए, वरना पहले फोक डांस ऑफ यूपी से एक क्वेश्चन आता था। तो आप यूपी रिवाइज कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंश्योर करिए कि यूपी के आर्ट एंड कल्चर वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दें। देन है पॉलिटी। पॉलिटी का ये वो सब्जेक्ट है कि इससे क्वेश्चन गलत करना मतलब डिजास्टर है, क्योंकि इतने बार पढ़ा हुआ है, यहाँ भी आपने इतने सारे अच्छे लेक्चर्स इमरान सर के किया हुआ है पॉलिटी। तो पॉलिटी की इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि किस पार्ट में क्या है। देन अगर आप पार्ट के अलावा देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग, किस पार्ट से हमने कौन सी चीज ली है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग से क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे शेड्यूल से क्वेश्चन आ जाते हैं, किस शेड्यूल पे क्या मेंशन है, ठीक है। देन जो अमेंडमेंट एक्ट आए हैं उससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और कुछ आर्टिकल्स स्पेशली मैं बोलती हूँ 1 से लेकर 51 तक याद होने चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट में अपॉइंटमेंट किससे, रिमूवल किससे, इस साल वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि उनने रिजाइन किया है तो वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट किससे होता है, रिजाइन किससे होता है, रिमूवल किससे होता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसी तरीके से इमरजेंसी के आर्टिकल हो गए। देन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, फॉर एग्जाम्पल कैग, फिनेंस कमीशन, इनके आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं, अटॉर्नी जनरल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरीके से फिर आपको जाके एरिया एरिया वाइज कुछ पढ़ने हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्डिनेंस मेकिंग, बिल, खासकर मनी बिल, जॉइंट सिटिंग। तो ये वो सारे एरिया हैं जिनसे आर्टिकल्स पूछे गए। तो ये सारा पहले ही एक ऐसा एरिया है कि इतना ही कर लिया तो इससे आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। देन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, ये देखिए यहाँ से लेकर डीपीएसपी तक। डीपीएसपी जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको डिवाइड करके पढ़िए, कौन से वेस्टर्न लिबरल हैं, कौन से गांधीयन हैं, कौन से सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, क्योंकि कई बार यही आ जाता है डीपीएसपी में। ये पता होना चाहिए कौन से 42nd से ऐड हुए हैं, कौन से 44th से, कौन सा 86th से, और कौन सा हमारा 92nd अमेंडमेंट से। तो ये आपको चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज, बहुत कम चीजें। एक चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है आर्टिकल, कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा जाए तो वो किसी भी जगह पे बैठ सकता है, किसी भी कोर्ट में बैठ सकता है, किसी भी कमिटी का मेंबर बन सकता है, बट वोट नहीं कर सकता। तो ये उसके बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। इस तरीके की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। बाकी आर्टिकल्स, किसने अपॉइंटमेंट, किसने रिमूवल, और रिपोर्ट अपनी किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है या मतलब डायरेक्ट पेश कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में। अपॉइंटमेंट में कई जगह कमिटीज भी हैं, फॉर एग्जांपल एनएचआरसी में कमिटी है, सीवीसी में कमिटी है, सीबीआई में कमिटी है, कि प्रेसिडेंट तो अपॉइंट करेगा बट किस कमिटी के रिकमेंडेशन में, तो उस कमिटी के मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अगला आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक तो मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, स्पीकर, स्पीकर के ऊपर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ जो टूल्स होते हैं
पार्लियामेंट्री टूल जैसे 0R, क्वेश्चन आर, गिलेटिन, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं टूल, उन पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कुछ मोशंस में जैसे नो कॉन्फिडेंस हो गया, सब्सिडरी हो गया, सबसिस्टेंस हो गया, तो इस तरीके से आप इसको पढ़िए। पार्लियामेंट को बहुत डीप डाइव इन करके नहीं पढ़ना है, बट कुछ मोशंस हो गया, स्पीकर के रोल को जरूर बहुत अच्छे से देखिएगा। ये कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि पार्लियामेंट का पार्ट कौन कौन सा है, तो वो चीज हो जाता है, तो उनको चीजों को ही आपको अच्छे से पढ़ना है। बहुत ज्यादा डीप डाइव इन मत करिए कि आरपीए एक्ट 1951 में क्या क्या बोला गया है, 50 में क्या बोला गया। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में देखने मिलते हैं, प्री में नहीं देखने मिलते, इसलिए इन पे अपना समय जाया ना करें, ठीक है। देन जुडिशरी जजमेंट, देखिए कई बार केशवानंद भारती जजमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, फिर कुछ केसेस लगाने को आ जाते हैं कि कौन सा केस, शंकरी प्रसाद पहले था, गोलकनाथ पहले था, तो कुछ जो क्लासिक केस हैं इनकी क्रोनोलॉजी, इस पे ध्यान दीजिए। अमेंडमेंट्स की हमने बात कर ही ली है कि क्लासिक अमेंडमेंट्स जो हैं उनकी आप एक लिस्ट निकालिए और उसको रिवाइज करिए। जैसे 42nd वेरी इंपॉर्टेंट, 73rd कई बार पूछा है, एंटी डिफेक्शन 52nd, तो इसी तरीके से आप लिस्ट निकालिए और अमेंडमेंट्स को पढ़िए। देन है पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपी पीसीएस, लगातार बार बार क्वेश्चंस देखते हैं कि 24 में, 23 में, 21 में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, तो ये आपके साथ ये पीडीएफ भी साझा की जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं कि किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए, और कहीं ना कहीं उस हिसाब से आप उसका खुद फ्रीक्वेंसी समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन हम नेक्स्ट चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। देखिए ज्योग्राफी पे अब फिजिकल फिनोमिनास पे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में देखा जाए तो जेट स्ट्रीम्स हो गई, ठीक है। उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से निकलता है, ठीक है। रेन, इसको लेके क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई कैसा मानसून होगा, कहाँ पे मानसून ज्यादा होगा, कम होगा। फिर रिवर्स, इस बार इंडस वाटर ट्रीटी बहुत न्यूज में थी, बहुत हद तक चांस है कि इंडस की ही किसी रिवर या ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आए, नहीं तो ये भी आ जाता है कि रिवर्स को सीक्वेंस में लगाइए, किसकी लेंथ ज्यादा है, किसमें ज्यादा, या कौन लेंथ वाइज ज्यादा है, कौन वॉल्यूम वाइज ज्यादा है। उसके बाद इसी तरीके से नर्मदा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना, यमुना कहाँ कहाँ पे ज्वाइन करती है अदर रिवर्स को, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से सॉइल और एग्रीकल्चर, सॉइल में देखा जाए तो सारे सॉइल टाइप, और एग्रीकल्चर में देखा जाए तो क्रॉप्स। और जब आप क्रॉप्स को पढ़ते हैं तो दो तीन चीज, एक तो उसकी कंडीशन, और आप उसकी रैंकिंग भी जरूर पढ़िए, ठीक है। रैंकिंग दोनों एंड से, इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड रैंकिंग क्या है और इंडिया के लेवल पे भी। फॉर एग्जांपल वीट आ जाए तो आपको रैंकिंग पता होना चाहिए कि यूपी कहाँ स्टैंड करता है या टॉप 3, और वैसे भी देखना है वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो ये दो तीन चीज आपको यहीं पे करते चलना है। दो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो फिर इसको रखिए मत बर्डन की तरह कि यहाँ पे पहले हम कंडीशंस पढ़ लें फिर हम रैंकिंग पढ़ेंगे। एक साथ जितना कंसाइज करते जाएंगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आता है वेजिटेशन, जितने भी तरीके के फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन, इससे क्वेश्चन कई बार देखने मिला है। देन डेसिडियस कि हमारे मॉनसून में कौन सा बनता है। देन उसके बाद कॉनिफेरस, ठीक है, जो बनते हैं मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में विंटर रेन के कारण। तो ये सब फॉरेस्ट वेजिटेशन रिपीटेडली पूछा जाता है। और जब फॉरेस्ट वेजिटेशन पढ़ें तो यहीं पे आ जाती है ट्राइब्स। ट्राइब्स आपको दोनों पढ़नी है, इंडिया और वर्ल्ड। ऑल्दो इस पे आप बहुत ज्यादा नहीं पीएचडी करिए, जो प्रीवियस ईयर आई हुई है उन्हीं को रिवाइज करिए। उससे क्या बेनिफिट होगा कि ये क्वेश्चंस जनरली आपको मैच द फॉलोइंग में देखने मिलते हैं, तो एटलीस्ट एलिमिनेशन लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। तो इंडिया वर्ल्ड में ट्राइब्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम, ये भी आपको दोनों जगह पढ़ना। इंडिया में क्या क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट में क्या बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं, वो उसी तरीके से आपको आएगा कि मलेशिया में क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया में क्या बोलते हैं, श्रीलंका में क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज। रिसोर्सेज भी मैंने बता दिया, मिनरल और उनकी रैंकिंग। बस इस पोर्शन से आप इसी चीज पे ध्यान दें।
अब उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए इस पे है आपका पोर्ट्स, दूसरा है कॉरिडोर। कॉरिडोर दोनों तरीके के हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल और डिफेंस, ठीक है। और यूपी के कंटेक्स्ट से एक चीज जुड़ जाती है, वो है एक्सप्रेसवे। अभी गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक बहुत न्यूज में क्वेश्चन आने के चांस हैं, 91.3 किलोमीटर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक कहां कहां से मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रामसर साइट्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क। ये भी देखिए ये बड़ा टॉपिक है, एक एक नेशनल पार्क याद करना नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप इंश्योर करिए कि एटलीस्ट प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनको आप पढ़ें। नेशनल पार्क में अभी रीसेंट, सबसे रीसेंट में कौन सा नेशनल पार्क है, सिमिलर वे में टाइगर रिजर्व, रीसेंट टाइगर रिजर्व कौन सा है उसको पढ़िए, कम से कम उतना पता होना चाहिए। हो सकता है 4 ऑप्शन में एक रीसेंट वाला डाला हो, उसी को मैच करने से हमारा आंसर आ जाए। तो रीसेंट और पीवाईक्यू दो चीज आप अपने रिवीजन में रखिए। अब आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में दो चीज, एक है ईयर ऑफ कन्वेंशन, दूसरा है ईयर्स ऑफ लेजिस्लेशन, और तीसरा है प्रोजेक्ट्स, और चौथा है कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ईयर ऑफ कन्वेंशन पूछ लेगा क्योटो प्रोटोकॉल किस साल पे हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस साल पे हुआ है, एक वो पता होना चाहिए। क्रोनोलॉजी लगाने को आ जाती है तो वो उससे आप क्रैक कर लेंगे। दूसरा है लेजिस्लेशन का ईयर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ईयर एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसे आपसे ईयर पूछ लेगा, वो आप बता सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया है, तो उसके ईयर्स। देन आता है आपका कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए, किगाली है किस चीज के लिए, एचएफसीज के लिए। तो इस तरीके से प्रोटोकॉल और वो किस चीज के लिए है बस। और एक चीज क्योटो की गैसेस, क्योटो के अंदर कौन सी 6 गैसेस मेंशन है जो वार्मिंग करती हैं, इसको बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और एक चीज नहीं भूलना, वो है एसडीजी। ये बिल्कुल रट लीजिए, 2 बार लगातार क्वेश्चन आ चुके हैं, कोई ऐसे क्वेश्चंस गलत करना ब्लंडर होता है, तो ये आपको रटे होने चाहिए। और फिर आ जाता है कुछ रीसेंट कन्वेंशन, रीसेंट में हुआ, जैसे कॉप, कॉप 29 कहाँ हुई, कॉप 30 कहाँ होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस, बस इसमें भी बहुत नहीं घुसना, कहाँ हुई है, किस कंट्री में थी, कुछ अगर डिक्लेरेशन आया तो वो, और कहाँ आगे होगी, बस दैट्स इट, ठीक है। अब हम देखते हैं, लगभग साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख चुके हैं, उसमें हम जो स्कोर साइंस था, बायो फिजिक्स, ये सब देख लेते हैं कि बायो फिजिक्स वगैरह। बायोलॉजी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हार्मोन से क्वेश्चंस, हार्ट पे कई बार क्वेश्चंस देखने मिलते हैं, ठीक है। देन इंसुलिन कहाँ पे सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इस तरीके के बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। सिमिलरली अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने मिलेगा। फिजिक्स पे अगर देखा जाए लेंस पे क्वेश्चन होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, आप हर दूसरे साल देखिए आपको क्वेश्चन मिलेगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, इन सब चीजों में क्वेश्चन मिलता है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो किया था कि जहां पे हमने देखा था कि 21 डेज में किस तरीके से अप्रोच करना है, वहां पे साइंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो पे जाके देख लीजिएगा और देखिएगा साइंस को किस तरीके से करना है। बिकॉज अब देखिए ये लास्ट मोमेंट रिविजन नहीं बताया जा सकता है, इसको उस तरीके से ही डील करा जा सकता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े। तो वो मैंने उस वीडियो पे शेयर किया है, आप एक बार वहां से जाके देख लीजिएगा। देन टेक्नोलॉजी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, ब्लॉकचेन, तो मैं ये बोलूंगी कि ये टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सा, और देखिए टेक्नोलॉजी में आपको देखिए ज्यादातर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, और जब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये चीज इसका एप्लीकेशन नहीं होगा, ये बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए वहां पे बहुत जनरलाइज्ड वे में आप टिक करिए और आंसर अपना निकाल के लाइए, ठीक है। देन है इंडियन इकोनॉमी।
इकोनॉमी में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, मैंने पहले ही बोला है कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये हो गया इंडिया का, यूपी का बजट, ठीक है। और इनके भी फैक्चुअल एस्पेक्ट, ये देखिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट, थीम क्या थी बजट की, एक्ट भी 3, फेरा, फेमा, एफआरबीएम, और इनके भी बस कुछ नहीं, मेन किस ईयर पे आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इनके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स ही ज्यादा याद करिए, किस स्कीम को कितना एलोकेशन था, कितना, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद हो रहा है, एक लमसम में याद रखिए, कितना परसेंटेज, कितना फिगर, उतना ही आप याद करिए, उससे ही आपको क्वेश्चंस होंगे। और उसके अलावा देखिए बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी टूल, जैसे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, उसी तरीके से इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, ठीक है। सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में आपको खेलना है। अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरीके की होती है, 5 ईयर प्लान भले चले गए हैं, आज भी क्वेश्चन आते हैं, तो 5 ईयर प्लान को रिवाइज करिए। और इकोनॉमी में देखिए कहीं ना कहीं बुक्स और उसके ऑथर्स पूछते हैं यहाँ पे भी, तो ये जब इकोनॉमी की बात हो रही है तो यहाँ पे भी बुक्स एंड ऑथर्स, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी है, ठीक है, कल्चरल पॉवर्टी को किसने दिया है, ऑस्कर लुई ने उसके बारे में बात की है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बहुत से इस तरीके से बुक्स एंड ऑथर्स हैं जिसके क्वेश्चंस आपको देखने मिलते हैं। बाकी स्कीम्स के पोर्शन हमने वहां पे देख लिया। हाँ, बेस ईयर चेंज, अगर किसी भी रिपोर्ट का बेस ईयर चेंज हुआ हो, जैसे सीपीआई एएल के बेस ईयर चेंज होने की बात चल रही है, क्या बेस ईयर होने की बात चल रही है और कौन सी कमिटी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टीट्यूशंस हमने बात कर ली है स्टार्टिंग में कि इंस्टीट्यूट्स देखना है। फिर आता है उत्तर प्रदेश। देखिए ऑल्दो क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, देन टू उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं हम बिल्कुल निग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। तो इसको मैं इन जनरल में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको लेके चलना है। सबसे पहले बेसिक ज्योग्राफी, एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, किससे बाउंड्री लगा रहे हैं, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 स्टेट से बाउंड्री लगा रहा है, कौन सा स्टेट है जो डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से बाउंड्री लगा रहा है, कौन सा स्टेट है जो 3 तरीके, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरीके तरफ से सिर्फ एमपी से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस, एक तो ये डायमेंशन है, ठीक है। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हेडक्वार्टर, ये हमने जो परिवर्तन का टेस्ट किया था उस पे भी किए थे। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जिसके हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के नाम पे नहीं है, उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद है कुछ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे भारत खंडे कहाँ पे है, कला भवन कहाँ पे है, ये कहाँ पे है और किस ईयर पे बने, 2 चीज। उसके बाद आप आ जाइए आर्ट एंड कल्चर की तरफ, ठीक है, फोक डांस, ठीक है, फोक म्यूजिक, तो इसका एक बेसिक आइडिया लीजिए। और उसके अलावा कुंभ, कुंभ कब से कब तक लगा, कुंभ कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम कौन था, उसका एसएसपी किसको बनाया गया, कुंभ में किस किस चीज में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ये सारे एस्पेक्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड देन यूपी का करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा यूपी को टाइम मत दीजिए, ओइंग टू दी नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिक्लाइनिंग ईयर बाय ईयर। करंट अफेयर्स में जैसे हमें पता है बायोपॉलिमर प्लांट लखीमपुर खीरी में लगाया गया है, अभी हमने कुशीनगर में रॉकेट लॉन्च वाली बात पढ़ी, नाइट लैंडिंग करी गई है गंगा एक्सप्रेसवे में। तो इस तरीके से जो यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है उनको आपको ध्यान देना है। तो ये है चीज जो आपको यूपी में करना है। एंड देन एक चीज और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंसस 2011, चाहे वो इंडिया के लेवल पे हो और चाहे वो यूपी के लेवल पे हो। आप देखिए कोई भी एग्जाम हो ऐसा होगा ही नहीं जिसमें एक क्वेश्चन यहां से ना हो, तो आप सेंसस को जरूर एक बार अपने लास्ट मोमेंट रिवीजन में रखिए। अब देखिए कुछ चीजें जो अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ करना, अगर पेपर बहुत ज्यादा फैक्चुअल है
तो आप वहां पे जरूर ये कर सकते हैं कि अटेम्प्ट जितने सही आते हैं उसी को करें। लेकिन जिस तरीके का पेपर 2023 में था, जहां पेपर थोड़ा एनालिटिकल होता है, जहां पे एक किसी भी एक, देखिए सेलेक्टेड एस्पिरेंट होने के बाद भी मैं आपको एक ये चीज बोल सकती हूँ, सेलेक्टेड होने के बाद भी, कि हम ये नहीं कह सकते इस तरीके के पेपर में कि जितने क्वेश्चंस हमने लगाए हैं सारे के सारे सही होंगे। ये रियलिटी है। एक टाइम पे आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, बाकी सारे आप एलिमिनेशन लगा के ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है कि अगर आपने 2 पॉइंट्स भी एलिमिनेट कर दिए हैं तो उन क्वेश्चंस को मत छोड़िए अगर पेपर एनालिटिकल आता है। एनालिटिकल में कम करते हैं और उसमें से भी गलत हो गए 10-20 तो वैसे भी आप रेस से बाहर हैं। 2 पॉइंट्स तक अगर आपने कर लिया तो नहीं। बहुत फैक्चुअल पेपर है तो आप यहाँ पे एक्यूरेसी में खेलिए, लेकिन अगर पेपर एनालिटिकल आता है तो यहाँ पे अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करिए। ठीक है। उसके बाद ये है टाइम मैनेजमेंट। इसको बहुत क्रूशियल रखिए। आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। मैंने अपने जितने भी टेस्ट दिए थे मैं हमेशा इंश्योर करती थी कि 2 घंटे में बैठ के ओएमआर के साथ सॉल्व करूं। तो कहीं ना कहीं एक टाइम मैनेजमेंट बना लिया था कि आधे घंटे में मुझे इतने क्वेश्चंस देखने इतने, और उस टाइम मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। टाइम मैनेजमेंट जब हिलता है तभी वो चांस आते हैं कि हम पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। बहुत से बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है। टाइम मैनेजमेंट। 5वीं चीज है मेंटल काम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कभी भी परेशानी में आके आप कभी को ये नहीं कह सकते कि मैंने 2 क्वेश्चन ज्यादा सही कर दिए। परेशानी में आके कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन गलत करते हैं। आपने ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन की है, इतने सारे इनसाइट्स के साथ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में आप बहुत अच्छा स्टैंड करते हैं। जितना मेंटल कामनेस आपकी होगी उतने ही पेशेंस से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हड़बड़ाहट वाली जो गलती होती है उसको अवॉइड कर सकेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं आपको बहुत हद तक वहां रखना है। 6th है ओएमआर फिलिंग। जब बहुत ज्यादा पैनिक बढ़ता है तो मैंने कई लोगों को देखा ओएमआर गलत कराते हैं। ये भी बहुत डिजास्ट्रस है। तो ये इसी से लिंक्ड है, मेंटल काम से। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा क्वेश्चन को अगर आपको एक बार में लग भी रहा है कि कोई आइडिया नहीं है, उसको छोड़ के आगे निकलिए। बट दोबारा जब आप सेकेंड आइटरेशन लें उनको जरूर पढ़िए और उसको कोशिश करिए कि एलिमिनेशन लगाएं। ये बिल्कुल नहीं है कि फैक्चुअल क्वेश्चन में एलिमिनेशन नहीं लगता। आज हमने इतनी सारी चीज पढ़ी है। चलिए 4 नेशनल पार्क आएंगे, मान लो आपको उसमें से हो सकता है कि 2 स्टेट तो ऐसे होंगे जिसके आपने पढ़े होंगे और आपको होगा कि यार ये नाम मध्य प्रदेश का नहीं लग रहा, या ये नाम यूपी में तो नहीं पढ़ा, यूपी में तो एक ही है दुधवा। ठीक है। तो ऐसे एलिमिनेशन भी लगते हैं। तो इस चीज में आप काम करिए। जो क्वेश्चंस आपको श्योर शॉट नहीं आते उनको दोबारा जाके ऑप्शंस की तरफ से पढ़िए। ठीक है। रीड फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ से पढ़िए और फिर क्वेश्चन को निगेट करने की कोशिश करिए और उससे आंसर निकालिए। तो यही कुछ है जो मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट में आपके साथ साझा किया जा सकता है। कहीं ना कहीं इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप जो अब कुछ दिनों पे अपना रिवीजन कर रहे हैं उनमें इन फैक्ट्स को याद में रखते हुए रिवाइज करेंगे। एंड आई होप कि आपको इससे सफलता जरूर मिलेगी आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड my best wishes to all the aspirants who are looking into this video and appearing the exam on 12th of October. May you clear the prelims this year.